हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यादान। इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हमने समझा था। देन हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ सेल एंड सेल के अंदर हमें बहुत सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज हम देखते हैं। ये जो ऑर्गेनलीज हैं इसमें ईच ऑर्गेनलीज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है एंड डिस्टिंक्ट फंक्शन हमें देखने को मिलता है। बट इनमें से बहुत सारी ऑर्गेनलीज कुछ ऐसी हैं, मैनी ऑर्गेनलीज दे वर्क टुगेदर एंड उनको हम कह देते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो दिस इज अ सेल। सेल के अंदर हमें बहुत सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज हमने देखी। हर एक ऑर्गेनलीज का अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है और एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बट इन सारी ऑर्गेनलीज में से कुछ ऑर्गेनलीज ऐसी हैं जो एक साथ काम करती हैं और वो क्या बनाती हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। So the first endomembrane system is the endoplasmic reticulum, then Golgi complex, then lysosome, देन वैक्यूल। ये जितनी भी ऑर्गेनलीज हम देख रहे हैं इन सारी की सारी ऑर्गेनलीज का जो फंक्शंस होते हैं आर कोऑर्डिनेटेड। ये एक साथ काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या रहेगा? कोऑर्डिनेटेड रहेगा, इसलिए हम उनको कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So endoplasmic reticulum are of two types. This is the rough endoplasmic reticulum and this is the smooth endoplasmic reticulum. So let's talk about the what is endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum को हम observe करते हैं या हम देखते हैं under the electron microscope। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए हमें कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दीज आर दी नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structure and these structures are scattered in the cytoplasm. So this is the definition of endoplasmic reticulum. So as you see in the diagram, so this is the nucleus, this one is the nuclear envelope. न्यूक्लियस के एग्जैक्ट बाहर में हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? दिस वन इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो न्यूक्लियस के एकदम बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे हमें कुछ बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर नोन एज राइबोसोम, हम इनको कहते हैं। अगर राइबोसोम ईआर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं देन हम उसको टर्म देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक दिस वन, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। अब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर में प्रेजेंट होता है ल्यूमन। सो दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब क्या है? इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस पोर्शन जो येलो वाला पोर्शन है, सी दिस वन, दिस इज आल्सो द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे क्या आपको कोई राइबोसोम दिखाई दे रहा है? नो। अगर राइबोसोम एब्सेंट है देन इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो राइबोसोम आर प्रेजेंट। ऐसे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दीज आर द ट्यूब्यूल्स। सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब जिसके पास में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर राइबोसोम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते हैं। ये लिपिड सिंथेसिस के लिए मेजर साइट होती है, डिटॉक्सिफिकेशन की मेजर साइट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वन इज द ल्यूमन। यहाँ पे मैंने आपको कहा दिस स्ट्रक्चर जो अंदर प्रेजेंट है दिस इज द ल्यूमन। अब इसके बाद बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। क्या क्या देते हैं हम इसको? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिवाइड कर देता है। इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज कॉल्ड ल्यूमन एंड आउटसाइड इट दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किया, दो टाइप का होता है। दिस इज कॉल्ड रफ endoplasmic reticulum, this is called smooth endoplasmic reticulum. Rough
means ribosomes are present. Smooth means no ribosome. Endoplasmic reticulum है, it is the major site for synthesis of lipid. Very very important. Detoxification भी करता है. Plus एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करेगा. स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर राइबोसोम प्रेजेंट है दैट मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयर सिक्रीशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमने डायग्राम में भी देखा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एकदम बाहर ही कंटिन्यूएशन में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस with outer membrane of nucleus. Outer membrane of nucleus. Next one is the Golgi complex. Golgi complex को first टाइम जो ऑब्जर्व किया था 1898 में, साइंटिस्ट का जो नेम था कैमिलो गोल्जी. तो इन्हीं के नाम के ऊपर ही हमने इसका नाम रखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया था गोल्जी को एज अ स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. तो उनको उनके नाम दे दिया गोल्जी. फ्लैट स्ट्रक्चर, दीज आर डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है. सिस्टर्ने, डायामीटर अगर हम देखेंगे दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इज डाया. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जैसे हम कॉइन्स को रखते हैं ना, कॉइल्स का पाइल बनाते हैं, एक कॉइन के ऊपर हम दूसरा कॉइन रख देते हैं, तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये भी आपस में उसी तरीके से अरेंज है. सो दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. सेल में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, सो दिस इज द गोल्जी अपरेटस. तो गोल्जी अपरेटस अगर आप देख रहे हो, सो दिस वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस वन इज हियर इज द न्यूक्लियस. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम बाद में जो फेस कर रहा है दैट इज द गोल्जी अपरेटस. तो दिस साइज इज नोन एज द सिस फेस, हम इसको कहते हैं. एक ऐसा फेस जो किसकी साइड को है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो साइड गोल्जी अपरेटस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रही है उसको हम नाम दे देते हैं सिस फेस, और हम इसी को फॉर्मिंग फेस भी हम कहते हैं. एंड इट इज कन्वेक्स होता है. दिस साइड हेयर इट इज नोन एज द ट्रांस फेस. ये जो ट्रांस फेस है इसी को ही हम मैच्योरिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, और ये कनकेव होता है. सो सिस बोलेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे है, और उसके अपोजिट में कौन होगा, ट्रांस फेस, और मैच्योरिंग फेस कनकेव है. सिस फेस में कन्वेक्स है. दीज आर दी सिस्टर्ने. यहाँ पे देखोगे, सो दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज दी सिस्टर्ने. इसके अंदर के साइड को हम क्या देते हैं, ल्यूमन. तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस की होगी. तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के बाद में वो कहाँ पे आ जाएगा, गोल्जी अपरेटस में आएगा. तो यहाँ पे जो सिस है इसके साथ में ये फ्यूज करेगा. फिर फ्यूज करने के बाद में यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी इसकी. यहाँ पे होती है मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन होने के बाद ये यहाँ पे होगा रिलीज ट्रांस फेज में और मैच्योरिंग फेज. यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ सिक्रेटिंग वेसिकल्स भी प्रेजेंट है. यहाँ पे वेसिकल के बाद लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी होगी जो डाइजेशन में हेल्प करेगा. एंड दिस इज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल. अब यहाँ पे इसने रिलीज कर दिया, राइट. तो ये जो रिलीज इसने किया, तो ये यहाँ पे इसको लेके जाएगा इसकी डेस्टिनेशन तक. इस प्रोटीन का, इस मॉलिक्यूल का क्या फेट होगा, इसने कहाँ जाना है, इसका डाइजेशन होना है या इसका किसी चीज को बनाने में हेल्प करनी है, तो ये यहाँ से अपनी अपनी डेस्टिनेशन में चल जाएगा. जो गोल्जी अपरेटस है ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है. इट एक्ट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस. मॉडिफिकेशन भी करता है, ठीक है. पैकिंग करेगा, पहली तो पैकिंग करने के बाद में सॉर्ट कर देगा उसको, फिर उसकी मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन करने के बाद में उसका ट्रांसपोर्ट भी करेगा, और फाइनली उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है. अब ये जो सिस फेज है दिस इज दी रिसीविंग साइड भी होती है. मतलब यहाँ पे प्रोटीन को ये रिसीव कर रहा है, फिर वो फ्यूज होके फिर वो मिडिल पार्ट से होता हुआ ट्रांस फेज पे रिलीज होगा, फिर वहां से वो अपनी डेस्टिनेशन में जाता है. अब ट्रांस फेज में यहाँ पे देखो पैकेज कर रहा है, सेंड कर रहा है इसकी डेस्टिनेशन को. फंक्शन क्या हो गया इसका, मॉडिफाई करना. मॉडिफिकेशन में लाइक जैसे ग्लाइकोसाइलेशन हम कर देते हैं, शॉर्ट कर दिया, पैकेज कर दिया, फिर लाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी या सिक्रीशन करने में भी हेल्प करेगा.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। सो द नेक्स्ट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दो फेस हमें देखने को मिलते हैं, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस, उसी को हम कन्वेक्स भी कहते हैं। दिस वन इज द ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, ये कनकेव होता है। सिस फेज होता है, ये फेस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और ये जो है एक रिसीविंग फेज होता है एंड इट इज अपोजिट टू दी सिस फेज। तो यहाँ पे ये रिलीज करता है वेसिकल को और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, और लाइसोसोम के पास में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, नंबर 1 इज हाइड्रोलेस, लाइपेजेस जो लिपिड को तोड़ेंगे, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे, देन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम करेंगे। ये जो हाइड्रेटिक एंजाइम्स हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं कार्ब्स को, प्रोटीन को, लिपिड को एंड न्यूक्लिक एसिड को। दे डाइजेस्ट ऑल ऑफ दिस एंड ये एक्टिवेट होता है एसिडिक पीएच पे, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच कितना रहेगा इसका? एसिडिक रहेगा। क्लियर? लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द वेसिकुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड द फंक्शन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज दे हैव द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ऑटोफेगी में भी हेल्प करता है, रिसाइकलिंग करने में भी हेल्प करेगा, या किसी पैथोजन की डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। सो ऑल दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द लाइसोसोम। सो फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग में क्या होता है? सबसे पहले होती है इसकी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे होगी? इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस था, तो यहाँ पे इसने पैकेजिंग का जो प्रोसेस किया, वहां से हमने देखा कि लाइसोसोम जो है वो रिलीज हुआ है। फिर अब ये जो लाइसोसोम है, ये फ्यूज करेगा वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे इस मटेरियल को हमने डाइजेस्ट कराना है, तो इसके साथ में लाइसोसोम क्या करेगा? फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद डाइजेशन करेगा। डाइजेशन मीन्स तोड़ने का काम करेगा इनसाइड द ल्यूमन। जब इसने तोड़ दिया, तो जो उसके काम की चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको सेल के बाहर फेंक देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल हमें मेनली जो है वो प्लांट में देखने को मिलता है। वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो एक सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट हम कहते हैं। सो दिस इज टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो वैक्यूल है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इट हैज वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, प्लस अदर मटेरियल्स भी हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अ वैक्यूल। सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। फ्लूइड फिल्ड सैक हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। दिस इज द सेल सैप। इसकी कंपोजिशन क्या है? पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, सेल सैप प्रेजेंट होगा। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। सो फंक्शन क्या है इसका? द फंक्शन वन इज दी स्टोरेज में हेल्प करता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करेगा प्लांट सेल में, वेस्ट की मैनेजमेंट करता है, प्लस पीएच को बैलेंस करके रखेगा, देन ग्रोथ में हेल्प करेगा। टाइप्स ऑफ वैक्यूल जो हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल। हमने देखा था प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है, वही तो टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। द नेक्स्ट वन इज दी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है हमें प्रोटोजोआ के केस में देखने को मिलता है, एंड द एग्जांपल इज द अमीबा। अमीबा के केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि जो वाटर है एंड जो सॉल्ट है उसको बैलेंस करके रखेगा, एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब कुछ प्रोटिस्ट के केस में फूड वैक्यूल का काम भी करेगा।
प्रोटिस्ट और मैनी जो अदर सेल्स है वहां पे फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड by engulfing the food particles. So these are the types of a vacuole. Central vacuole plant के केस में है, contractile vacuole अमीबा के केस में है, प्रोटिस्टा के केस में फूड वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्लांट के केस में जो सेंट्रल वैक्यूल है ये 90% जो वॉल्यूम है सेल का उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर।